नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में एक एमसीक्यू फॉर्मेट में जो फरवरी 2021 के मंथ में न्यूज़ में थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इज बीइंग स्टैब्लिश्ड इन गया अंडर विच प्रोजेक्ट। तो बेसिकली गया में यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जिसको हम लोग हिंदी में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर कहते हैं, किस परियोजना के तहत इस क्लस्टर को गया में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेलिंग पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत सरकार एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम चलाती है। आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग एकदम नए नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ भारत में सेटअप कर सकें। इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनाने का यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ये क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों है ऐसा ऑब्जेक्टिव? ताकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सके। क्लियर है? तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक NICDIT, ठीक है, यानी ये जो है दैट इज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, तो ये एक ट्रस्ट यहाँ फॉर्म किया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया था, आई एम श्योर आप उसके बारे में जानते होंगे, DMIC, दैट इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये पहला कॉरिडोर जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं दैट इज बेसिकली अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर भी जो है इसी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत आता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर गया में इस कॉरिडोर के तहत ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट जो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो मंत्रालय है वो इसको यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। इसमें क्या क्या चीजें सब इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर ली। हिंदी वाला वर्जन इसका आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि रिसेंटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ML लिबरेशन गॉट द स्टेटस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो MLL है, यानी मार्क्सवाद लेनिनवाद लिबरेशन, इसको जो है रिसेंटली स्टेट में रिकॉग्नाइज किया गया है एज दी पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। सवाल ये है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया। तो देखिए ये तो आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि ये काम जो है हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको इसके साथ जो बताना चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो आप ज़रूर सुन लीजिए। देखिए पहले आपको बताऊं कि ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, इसको 11 साल के गैप के बाद दोबारा ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस मिला है, यानी बीच में से ये स्टेटस छिन गया था और अब दोबारा मिल गया है। यहाँ CPI MLL जो है उसने 12 सीट जीती हैं बिहार के असेंबली इलेक्शंस में, जो अभी नवंबर 2020 में हुए थे, और इस वजह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा CPI MLL के अलावा यहाँ पर 3 और रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं बिहार में, जो है जनता दल यूनाइटेड, JDU जिसको बोलते हैं, एक है LJP लोक जनशक्ति पार्टी, और एक है RJD दैट इज राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो एक न्यूज़ आइटम रहा, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर जो यहाँ पर एग्जैक्टली जो तरीके होते हैं, किस तरीके से किन कंडीशंस पे किसी एक पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो बताना चाहता हूँ। देखिए एक तो यहाँ पर याद रखिएगा, पहला कंडीशन ये है, देखिए इनमें से मैं आपको यहाँ पर 4-5 कंडीशन बताऊंगा, कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो वो यहाँ पर स्टेट पार्टी को रिकॉग्निशन मिल सकता है। पहली कंडीशन है कि अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उस इलेक्शंस में अगर वो पार्टी 6%, 6% जो है वो वैलिड वोट्स पोल्ड का पा जाती है, ठीक है, और इन एडिशन प्लस वो 2 सीट जीत जाए उस असेंबली के अंदर, तो बेसिकली वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाती है एक स्टेट पार्टी, रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी बनने के। क्लियर हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि
कि अगर मान लीजिए कोई लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, तो ये कंडीशन तो हो गया कि मान लीजिए पहली कंडीशन हो गई कोई अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव है, ठीक है, मान लीजिए बिहार का था, तो यहाँ पर बिहार का अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव है तो उसमें ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कोई लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, अब लोकसभा में क्या होता है कि हर स्टेट से सीट्स रिजर्व होती हैं, होती है कि नहीं होती है, हर स्टेट की सीट होती है कि इतनी सीट्स इस स्टेट से आएंगी। उसमें अगर यहाँ पर 6%, अगेन 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड का यहाँ पर उस स्टेट के अंदर अगर उसको इतना मिल जाता है, प्लस साथ में अगर वो एक सीट जीत जाती है लोकसभा के अंदर, तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी एज स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए। क्लियर हो गया। नंबर 3 जो है इसमें वो ये बात है कि अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली का यहाँ चुनाव होता है और यहाँ पर वो 3% ऑफ दी सीट्स, अभी तो मैं बता रहा हूँ 6% ऑफ दी वैलिड वोट्स पोल्ड, ये भी मैंने बताया 6% ऑफ दी वैलिड वोट्स पोल्ड। अब मैं कह रहा हूँ कि वो 3% सीट्स जीत जाती है। अब मैं आपको सीट्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर 3% सीट जीत जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में, तो यहाँ पर वो बेसिकली क्या हो सकती है, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो सकती है। क्लियर हो गया। चौथी कंडीशन ये है इसमें कि अगर वो एक सीट जीत जाती है, 1 सीट अगर वो विन कर जाती है, मान लीजिए किसी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हर 25 सीट में से वो अगर एक सीट जीत जा रही है, तो यहाँ बेसिकली वो रिकॉग्नाइज हो सकती है एज अ स्टेट पार्टी, राइट। तो ये कुछ यहाँ पर है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 4 कंडीशंस बताए, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो एक स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज हो सकती है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए इसका नेशनल पार्टी का डिस्कशन जो है, मेरे ख्याल से ये आपको पता ही होगा कि अगर नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज होना है तो 6% जो वैलिड वोट्स पोल्ड होते हैं किसी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, किसी एक लोकसभा के इलेक्शंस में या फिर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में, प्लस वो 4 सीटें और जीत जाए लोकसभा में, तो वो नेशनल पार्टी हो सकता है। मैं इसमें इतनी इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी हम लोगों का सवाल सिर्फ यहाँ पर बेसिकली स्टेट पार्टी को लेकर था, ठीक है, तो उसको हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे। आई होप स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी वाला इसका वर्जन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कमेमोरेटेड विच एनिवर्सरी ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। कौन सी एनिवर्सरी थी? आंसर है बी, 100th एनिवर्सरी। तो आपको पता होगा कि बिहार का जो असेंबली था, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 7 फरवरी 1921 में स्टैब्लिश हुआ था, बनाया गया था। पहली मीटिंग इसकी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की इस पर्टिकुलर डेट पे हुई थी। तो अभी इसको 100th एनिवर्सरी, 100वां साल पूरा हुआ था। इस अवसर पे यहाँ पर ये पर्टिकुलर कमेमोरेशन किया गया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने का लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ बिहार आर इंक्लूडेड इन द रामायण सर्किट। तो आई एम श्योर आप रामायण सर्किट के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं भी आपको डिस्कस कर दूंगा। पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी जगह जो है वो रामायण सर्किट में है। तो देखिए दरभंगा है क्या? यस दरभंगा है, मुझे जो पता है दरभंगा है। मधुबनी नहीं है, बक्सर है, सीतामढ़ी है। तो यहाँ पर तो 3 ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दी अबव या फिर मोर देन वन ऑफ दी अबव जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। बिहार में आपको पता ही है 5 ऑप्शन आते हैं, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव ई जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए रामायण सर्किट के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। अब आपको पता होगा कि भारत सरकार एक स्कीम चलाता है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम। आई एम श्योर ये स्कीम को आप लोग सब लोग जानते होंगे, स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है। ये जो स्कीम है ये भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसके तहत ये स्कीम जो है वो चलाई जाती है, ये बात भी आप जानते होंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि इस स्कीम के तहत 2 इंपॉर्टेंट सर्किट्स का यहाँ पर रिकॉग्निशन लिया था। एक तो उन्होंने यहाँ पर रामायण सर्किट को रिकॉग्निशन दिया था, दूसरा कृष्णा सर्किट को रिकॉग्निशन दिया था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे इस सवाल में रामायण सर्किट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए रामायण सर्किट में इनिशियली पहले 11 यहाँ पर डेस्टिनेशंस थे, उसके बाद इसको बढ़ा के 15 डेस्टिनेशंस कर दिए गए थे, ठीक है ना। अब ये टोटल 8 स्टेट्स में ये डेस्टिनेशंस हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 8 स्टेट्स की बात करें तो उसमें बिहार भी एक स्टेट है, ठीक है। तो सवाल ये है कि बिहार के स्टेट्स में कौन कौन सी जगह जो है वो रामायण सर्किट में आती हैं। तो आंसर हो गया दरभंगा, बक्सर और सीतामढ़ी। ये 3 जगह हैं जो बिहार के अंदर इंक्लूडेड हैं केंद्र सरकार की रामायण सर्किट स्कीम के अंदर, ठीक है। तो इन तीनों जगहों को, दरभंगा, बक्सर और सीतामढ़ी को, एक स्पेशल ट्रेन यहाँ पर चलाई गई है जो इन तीनों को कनेक्ट करती है बिहार के अंदर, ठीक है। ये तीनों ही जगह आपको श्योर रामायण है तो लॉर्ड राम से रिलेटेड जगह हैं, ये भगवान राम से रिलेटेड ये जगह हैं जो,
ठीक है, और मेंशन इन दी रामायण। क्लियर हो गया? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आप देखिए इसमें और भी जगह हैं, आई डोंट थिंक अभी उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे यूपी हो गया, तो आपको पता होगा यूपी के अंदर जैसे जगह हो गई अयोध्या, ठीक है ना, जैसे जगह हो गई श्रृंगवेरपुरी, ठीक है, जैसे जगह हो गई नंदीग्राम, सुना होगा आपने इसका, ठीक है, चित्रकूट की बात करें तो ये सब जगह यूपी से आती हैं। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश का भी एक एरिया चित्रकूट का है, कर्नाटक में हम्पी है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट साइट है हिस्ट्री के अंदर, है ना, छत्तीसगढ़ के अंदर जगदलपुर है, उड़ीसा में महेंद्रगिरी है, महाराष्ट्र में आप देखोगे तो नासिक है, ठीक है, नागपुर भी है, दोनों एन वाले शहर हैं महाराष्ट्र। तेलंगाना में देखोगे तो भद्राचलन, इस तरह से है। तमिलनाडु में देखोगे रामेश्वरम। तो ये सारे जो सिटीज़ हैं वो रामायण सर्किट में आते हैं। तो आई एम श्योर आपको बिहार के तो यहाँ पर याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का वर्जन इसका आप अपने आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डेडलाइन ईयर टू एलिमिनेट काला आजार एंड फाइलेरिया फ्रॉम बिहार? बिहार से काला आजार और फाइलेरिया खत्म करने की समय सीमा क्या है? तो देखिए इसका आंसर है यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर आप देखेंगे इट इज़ द ईयर ऑफ 2021। ठीक है ना, 2021 में यहाँ पर इस पर्टिकुलर ईयर को डेडलाइन रखा गया था। ठीक है, और यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये जो ईयर है यहाँ पर, ये जो अभी रखा गया है 2021 का, ये रीसेंट ईयर है। ठीक है, इससे पहले बिहार के अंदर 4 बार डेडलाइन रखी जा चुकी है इस काला आजार को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, बिहार ऑलरेडी इसको 4 बार मिस कर चुका है। पहले ये 2010 यहाँ पर थी, उसको मिस किया गया, फिर उसके बाद उन्होंने 2015 कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद 2017 रखी गई थी, फिर 2020 रखी गई थी। ये चारों बार जो है डेडलाइंस जो है यहाँ पर मिस हो गई थी, और अभी रिसेंटली इसको दोबारा रिवाइज करके 2021 यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, सॉरी 2022 रखा गया है, इसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, 2022 यहाँ पर रखा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट ने कहा है कि हम यहाँ पर बेसिकली हम इसको फुल्ली ख़त्म कर देंगे। एक्चुअली क्या था कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक यहाँ पर सीरियस केस निकल के आया था काला आजार का। ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है कि हम लोग इस डिजीज़ को ख़त्म कर देंगे 2022 तक, वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो बिहार ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू यहाँ पर इसको ये 4 बार डेडलाइन को मीट नहीं करा है। तो देखिए पूछा जाए व्हाट इज़ द डेडलाइन ईयर, तो ऐसे तो मोर देन 1 हो चुकी हैं, है ना, 4 मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि रीसेंट टाइम में क्या डेडलाइन है, तो वो 2022 हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम चलता है अपने देश में, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसके तहत यहाँ पर 4 बार ये डेडलाइंस रखी गई थी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा काला आजार के बारे में बता देता हूँ। काला आजार एक्चुअली क्या है, आप देखो कि ये एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। अब ये एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ मतलब एक तो निगलेक्ट है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दूसरा ट्रॉपिकल डिजीज़ है, यानी वो ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये बीमारी आपको मिलेगी। ठीक है ना, और ये एक पैरासाइट के थ्रू होता है, यानी काला आजार एक पैरासाइट के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, आई एम श्योर ये आपने सुना होगा, लीशमैनिया। ठीक है ना, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, लीशमैनिया से ये होता है, पैरासाइट जो है बेसिकली इसको अफेक्ट करता है। और ये जो सैंड बाइट्स होती हैं, सैंड फ्लाइज के काटने से ये यहाँ पर फैलता है। सैंड फ्लाइज यहाँ पर होती हैं, उनके काटने से ये फैल जाता है। ठीक है, ये काला आजार होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा यहाँ पर टारगेट जो है, फिलहाल जो डेडलाइन है ईयर टू एलिमिनेट द काला आजार, वो आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें कोई एज सच डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो आपको रखना है ईयर, मतलब वैसे तो हो जाएगा, कई बार डेट्स रखी गई हैं, लेकिन अगर डेडलाइन ईयर पूछे तो इट इज़ 2022। ठीक हो गया, 2020 इससे पहले था, अब इसका 2022 हो चुका है। ठीक है, तो आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली देखिए इसमें जो आंसर यहाँ पर है, आप इसको सम चेंज, मतलब 2021 भी कई जगह लिखा है, तो आप एक काम करिए 2021 इसका ले लीजिए, बट इसका आंसर देखिए कई बार वन ऑफ द अबव भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको 2021 मान के चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार जो है वह स्टेट रहा है, 2021 जो है वो डेडलाइन यहाँ पर रख दी गई है सरकार की तरफ से कि इसको वो यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। क्लियर हो गया? हिंदी वर्जन इसका आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम अमंग द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स? डिफरेंटली एबल्ड समझ रहे हैं आप, जो लोग यहाँ पर विकलांग छात्र हैं उनके बीच सीखने परिणाम सुधार करने के लिए कौन सा ऐप का यहाँ पर नाम रखा गया है? तो ऐप है यहाँ पर दिव्य ऐप। अब ये ऐप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप नाम समझ रहे हैं,
कंफ्यूजन करने के लिए एकदम मिलते जुलते नाम यहाँ ऑप्शन में रखे गए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम अमंग द डिफरेंटली एबल्ड या फिर दिव्यांग स्टूडेंट्स, बिहार के जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए एक दिव्य ऐप बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, और उसको लॉन्च किया गया है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ये यहाँ पर ऐप लॉन्च किया है, और दिस इज बेसिकली फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ताकि उनके लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर बहुत अच्छे हो सकें। तो आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसका हिंदी वर्जन आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। 7th की तरफ बढ़ते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड इन इंक्रीज इन बिहार शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस फॉर द पीरियड ऑफ 2021 से 2026। तो यहाँ पर जो 15वीं फाइनेंस कमीशन गठित हुई थी 2017 में, मैं आपको बताऊं गठित करी गई थी। ठीक है, प्रेसिडेंट इसको गठित करता है। उसने यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन दिया है, उन्होंने कहा है कि बिहार का जो शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में, उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाए 2021 फॉर द ईयर 2021 से 26 के लिए। तो सवाल ये है यहाँ पर कि कितने प्रतिशत यहाँ पर ये इंक्रीमेंट की बात करी गई है, कितने प्रतिशत यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। तो इसका आंसर है देखिए सी, दैट इज 10.058%। ठीक है, तो अब चलिए जान लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है। तो इन इट्स रिकमेंडेशन टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसने यहाँ पर बिहार का शेयर जो है सेंट्रल टैक्सेस में बढ़ा दिया है। मतलब कहने का ये है, मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसका देखिए कमीशन का काम क्या होता है। कमीशन का काम बेसिकली ये होता है कि जो टैक्स प्रोसीड्स आते हैं उसको वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो ये बताता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, इसको जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर वो उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, या फिर पहले भी कर सकता है। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो यहाँ नवंबर 2017 में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, और इसके रिकमेंडेशंस जो होंगे वो 5 साल के लिए वैलिड होंगे, फ्रॉम द ईयर 2021-22 से शुरू होगा एंड टिल द ईयर 2025-26 तक इसके रिकमेंडेशंस चलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो मेथड बताती है, जो फॉर्मूला बताती है किस तरह से जो प्रोसीड्स हैं टैक्सेस के वो सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ बटेंगे। ठीक है, इसका जो चेयरमैन थे, ये जो बनाई गई थी कमेटी 15th फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन थे उनके, उसमें उनका नाम है एनके सिंह के चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में यहाँ पर ये फाइनेंस कमीशन बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप ये कमीशन का जो रिकमेंडेशन है इसको सरकार ने मान लिया है कि 10.05% शेयर जो है बिहार का कर दिया है सेंट्रल टैक्सेस में। अर्लियर ये चीज़ 9.66% थी। क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर दी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये एक योजना चलती है बिहार के अंदर। इस योजना के तहत व्हाट इज द रिवाइज्ड अमाउंट विच विल बी गिवन टू द गर्ल्स हु आर अनमैरिड एंड कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इस मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मैं बताऊँ क्या होता है कि जो गर्ल्स जो अभी तक अनमैरिड हैं और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, उनको यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता था। अभी तक वो था पहले 25,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि ये जो अमाउंट दिया जाता था, ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यानी कन्या को डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर अपलिफ्टमेंट के लिए कितना ये पैसा रिवाइज कर दिया गया है। तो 25,000 से उसको बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया गया है। अब गर्ल्स को यहाँ पर 50% जो है 50,000 रुपीज़ जो है वो उनको मिलता है। ठीक है, तो आई होप ये स्कीम भी एकदम क्लियर है। क्या इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बिहार गवर्नमेंट बेसिकली एक लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए कि अनमैरिड गर्ल्स जो है उनको कि वो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करें, लिटरेसी बढ़े देश के हमारे बिहार स्टेट के अंदर, तो उनको यहाँ पर इस तरह का जो इंक्रीमेंट किया है पैसे का कि उनको 25,000 की जगह 50,000 दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली जो एनरोलमेंट रेट है ग्रेजुएशन के अंदर बिहार गर्ल्स का वो डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंदर दिया जाता है और ये 1 अप्रैल 2021 से यहाँ पर लागू हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन दी पर पर्सन पर डे अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया। तो देखिए यहाँ सवाल ये है कि बिहार का क्या रैंक है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना उनको यहाँ पर दूध की अवेलेबिलिटी होती है। तो आंसर है इसका 9th, यानी भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता में बिहार कौन सा स्थान पे है। आंसर है 9वां स्थान पे। ठीक है, डायरेक्टली आंसर था। इसमें इकोनॉमिक सर्वे जो बताता है हमें, इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा 2020-21 का, वो ये कहता है कि बिहार की पोजीशन 9th है। क्लियर है, इन पर पर्सन पर डे अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। और यहाँ पर जो बिहार के अंदर जो अवेलेबिलिटी है वो 400 ग्राम दूध जो है वो अवेलेबल होता है हर व्यक्ति को हर दिन बिहार में। और अगर देश के एवरेज की बात करें तो वो ज़्यादा है, दैट इज़ 407 ग्राम्स। तो बिहार एक तरह से एवरेज से भी कम है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन। ठीक है, इस पर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, हु अमंग द फॉलोइंग पीपल फ्रॉम बिहार हैज बीन सेलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल पीस ब्यूरो बर्लिन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसको यहाँ पर ये चूज किया गया है इंटरनेशनल पीस ब्यूरो में, तो आंसर है अजीत सिंह। ठीक है, अब ये क्या है, ये व्हाट इज दिस इंटरनेशनल पीस ब्यूरो, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति ब्यूरो जो बर्लिन में है, ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आंसर आपको पता चली गया, अजीत सिंह जो है इनको मेंबर बना लिया गया है ऑफ दिस IPB, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग IPB, दैट इज इंटरनेशनल पीस ब्यूरो, जो कि बर्लिन में सिचुएटेड है। ठीक है, अब देखिए बर्लिन में सिचुएट होने का मतलब हो गया कि सिचुएट का मतलब हो गया कि ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो बर्लिन में हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंटली ये जो IPB है ये फाउंड हुआ था 1891 में, और मैं आपको बताऊं इनफैक्ट इसको 1910 में जाकर नोबेल पीस पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। और इनफैक्ट ये जो IPB है ये एक तरीके से इसका कंसल्टेटिव स्टेटस है, यानी ये कंसल्टेशन इससे लिया जाता है, कंसल्टेटिव स्टेटस है इसका किसके साथ, एक बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोसॉक। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा, इकोसॉक, जिसको फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उनके साथ इसका क्या है, कंसल्टेटिव स्टेटस भी है। ठीक है, तो ये IPB, इसके ऊपर जो रिसेंट यहाँ पर खबर आई है कि अजीत सिंह बेसिकली यहाँ पर बिहार के हैं, इज फ्रॉम बिहार बेसिकली, और उनको यहाँ पर IPB का मेंबर बना लिया गया। तो ये सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। ठीक है, काला हजार वाला जरूर याद रखिएगा, उसका आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर फिलहाल 2021 मान के चलते हैं, देर आर सम वेरिएशंस टू इट। ठीक है, कई बार डेडलाइंस चेंज हुई है, बट राइट नाउ द डेडलाइन इज बेसिकली टू एलिमिनेट द काला आजार, इट इज़ द ईयर ऑफ 2021। ठीक है ना, तो आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा, सारे MCQs यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।